हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारे पढ़ाई। मैं दीपक सर एज प्रोमिस्ड आपके लिए लेके आया हूँ 69 आउट ऑफ 70 सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। इसका एक पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम में हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा फॉर सीबीएसई बोर्ड्स एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स। एंड ये लेक्चर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर का पार्ट 2, जो कि है मैटर वेव्स और डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं ना, इनिशियली पता चला कि कोई भी वेव को अगर हम लोग बात करते हैं तो जस्ट ए मिनट, कोई भी वेव की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी वेव में क्या होता है ना, देयर आर पार्टिकल नेचर एज वेल। कोई भी वेव का पार्टिकल नेचर होता है, ये हम लोगों को पता है, राइट। हम लोगों को पता है कि कोई भी वेव का पार्टिकल नेचर होता है। ये हम लोग प्रूव किए थे कि लाइट को लेकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा के कि लाइट का पार्टिकल नेचर इज वैलिड, वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पहले बताया गया था कि वेव नेचर है बोल के लाइट का, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह बना के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन इफेक्ट और भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, जिन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बोला गया कि रेडिएशंस मतलब जो लाइट जैसे चीजें हैं उन सबका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो फाइनली कंक्लूड कर दिया गया कि रेडिएशंस हैव डुअल नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हम लोगों को अभी तक पता चल चुका है। उसके बाद सेकेंड चीज आया कि सबसे पहले डी ब्रोगली बोल के ये जो साइंटिस्ट है डी ब्रोगली बोल के, डी ब्रोगली, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बोला कि पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो हैज डुअल नेचर। इन्होंने एक नया चीज बोला। क्या बोला इन्होंने बोला कि नहीं, खाली वेव का पार्टिकल नेचर होता है बोल के नहीं है, पार्टिकल्स भी डुअल नेचर एग्जिबिट करते हैं। कौन से पार्टिकल्स? छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, बट बड़े पार्टिकल्स के लिए इतना अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, वो आपको पता चलेगा, है ना। तो छोटे छोटे पार्टिकल के लिए ऐसे होता है कि उनका भी डुअल नेचर होता है, ओके। लेकिन क्या बोला गया, बोथ एज पार्टिकल एंड वेव, एक साथ साइमल्टेनियसली वो पार्टिकल एंड वेव जैसा बिहेव नहीं कर सकता है। वो या तो सम केसेस में, सम फेनोमेना में पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा एंड सम फेनोमेना में वेव जैसा बिहेव करेगा। इट कैन नॉट बिहेव एज बोथ, राइट। तो ये डी ब्रोगली ने बोला। तो अगर डी ब्रोगली ने ऐसे बोला तो सब लोग पूछे कि ठीक है, तो अगर ऐसे बोल रहा है तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर इस बात को, अच्छी बात बोल रहा है तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, डी ब्रोगली वेव। उन्होंने बोला कि कोई भी एक मैटर ले जाऊं, अगर ये इधर भाग रहा है कुछ वेलोसिटी v से, तो ये दिस विल बी एसोसिएटेड विथ ए वेव। एवरी मैटर विल एसोसिएट, एवरी मूविंग पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विथ ए वेव। ए वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होगा, और उसी वेव को उन्होंने अपने नाम पे बोला कि डी ब्रोगली वेव बोल सकते हो, नहीं तो मैटर से एसोसिएटेड है तो मैटर वेव बोल सकते हो। सो व्हाट डू मीन बाय मैटर वेव? एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ ए वेव, दिस वेव इज नोन एज दी मैटर वेव। खाली उतना नहीं, उन्होंने और भी ज्यादा एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया ना, बोला कि हमें पता है कि अगर कोई भी वेव होगा तो उसका जो एनर्जी होगा वो होगा hc बाई लैम्ब्डा। फाइन। आइंस्टाइन ने बोला था कि E इक्वल्स टू mc²। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है m और उसका स्पीड है c, तो उसका एनर्जी होगा E इक्वल टू mc² अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर एंड hc बाई लैम्ब्डा अकॉर्डिंग टू वेव नेचर। इन दोनों को अगर कंपेयर कर दो तो हमारा जो लैम्ब्डा का वैल्यू आएगा वो आएगा h बाई mc। m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, c इज द और मास ऑफ द पार्टिकल, c इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो मास इनटू स्पीड या मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम लिखते हैं। तो जो लैम्ब्डा का एक्सप्रेशन उन्होंने दिया, लैम्ब्डा इक्वल्स टू h बाई पी,
where p is the momentum of the particle and lambda is the wavelength associated with the matter wave. matter wave का wavelength है ना, ये जो lambda आया this is the wavelength of the matter wave है ना, which is expression for de Broglie wavelength. यही wavelength को हम लोग de Broglie wavelength बोलते हैं, राइट. de Broglie wavelength मतलब the wavelength associated with the matter wave. उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, h/p. सिंपल सी बात है, और कुछ बात ही नहीं है. क्या कंक्लूजन पता चला, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, राइट. यहां पे मैं आपको दो चीजें बता देता हूं. कभी कभी क्या होगा ना, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी गिवन. एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी गिवन. पार्टिकल विल बी गिवन ऐसे होगा. कभी कभी हमें एनर्जी गिवन होगा डायरेक्टली, है ना, कि इतना जूल है ऐसे बोल के डायरेक्टली हमें एनर्जी गिवन होगा. तो मान लेते हैं कि एनर्जी हमें के बोल के गिवन है ना, एनर्जी गिवन है के. बेसिकली के रिप्रेजेंट्स दी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल का एनर्जी मतलब मूव करने वाला पार्टिकल की एनर्जी मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv². एक काम करो, ऊपर एक m मल्टीप्लाई कर दो तो m² v² हो जाएगा, नीचे 2m मल्टीप्लाई कर दो, ये m² v² हो जाएगा p²/2m. p² मतलब मोमेंटम का स्क्वायर. तो दिस इंप्लाइज p का जो वैल्यू आएगा दैट इज √2m इंटू के. देयरफॉर जो लैम्बडा निकालोगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसका इक्वेशन हो जाएगा h/p दैट इज h/√2 इंटू m इंटू के. m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, k इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. तो अभी अगर तुम्हें कभी भी बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को सेम एनर्जी वाले छोड़ा गया, जैसे एग्जांपल सेम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेम एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, है ना, उनका वेवलेंथ कंपेयर करो. कंपेयर द वेवलेंथ, उनका वेवलेंथ को कंपेयर करते हैं. क्या होगा, सबका एनर्जी सेम मतलब सेम के सेम हो गया, के सेम हो गया. अगर k सेम हो गया तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अगर हमें एनर्जी गिवन होगा तो हम ऐसे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और इस तरह से हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं. यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी करके चेक कर सकते हैं कि क्या हमें पूछा जा रहा है, किस चीज का चीज, राइट. ये हो गया. दूसरा एक चीज है, इफ चार्ज्ड पार्टिकल is accelerated by a potential, मतलब ऐसे मान लो कि ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दे दिया, ये प्लस ये माइनस, और यहां पे एक चार्ज को छोड़ दिया तो ये चार्ज इधर भागेगा, राइट. तो इसका स्पीड इंक्रीज होगा. तो यहां पे क्या होगा ना, मान लो कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हूं v0, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा q इंटू v0, और दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि ये जब भागता है तो इसका स्पीड बढ़ता है. इसका स्पीड क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है q इंटू v0, तो ये जितना काइनेटिक एनर्जी ले सकता है वो उतना ही ले सकता है, q इंटू v0. तो देयरफॉर जो मोमेंटम का फॉर्मूला था √2mk, वो अभी क्या हो गया, √2mq इंटू v0, राइट. देयरफॉर वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा h/√2mq इंटू v0. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v0. अब सोचो, इसमें एक स्पेशल केस है. क्या स्पेशल केस है ना, अगर इलेक्ट्रॉन हुआ, फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v0, तब लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू v0. अब देख, सबका वैल्यू हमें पता है, h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो हम सबको पुट कर देंगे तो आंसर आएगा 12.26/√v0 एंगस्ट्रॉम.
ये तुम्हें याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला जिसको कैलकुलेट कर दिया गया है स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए, कि जब भी इलेक्ट्रॉन को हम कभी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे V नॉट, तो उसका कितना वेवलेंथ आएगा, उसका वेवलेंथ आएगा 12.26 बाई रूट ओवर V नॉट, जो भी वोल्ट में गिवन होगा, एंड उतना आंसर जो आएगा उसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे। दैट विल बी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट। ये कुछ डाटा है जो कि हमें याद रहना चाहिए ताकि हम लोग न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं एंड आगे चीजें समझने में भी हमें आसानी हो जाएगी। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके हम लोग एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी से उठाया गया है डायरेक्टली। तो एनसीईआरटी का अगेन दिस इज एन एनसीईआरटी एग्जांपल एंड एनसीईआरटी का एग्जांपल 11.4 क्या बोला है, What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of 5.4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए आंसर, ए के लिए हमें आंसर लिखना है। क्या आंसर होगा ए का ना, वेवलेंथ चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन का चाहिए, ओके। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 एच का वैल्यू बाई पी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी में हो गया, इंटू भी वेलोसिटी 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हो गया हमारा वेवलेंथ। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा उतना मीटर, फिर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा बी का आंसर कैलकुलेट करो। बी का सेम लैम्बडा ऑफ द बॉल आएगा ऊपर 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ओके, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉल 150 ग्राम, मतलब 150 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी में लिख दिया, इंटू स्पीड दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहां पे जो भी आएगा, ये देखो ये 10 to -34 है, ये हो गया 6 - 31 है ना, 6 - 31 हो गया 25 ऊपर चला गया है ना, प्लस हो गया तो -9, तो ये इंटू 10 टू द पावर -9 में आएगा, समथिंग इंटू 10 टू द पावर -9। और यहां पे अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 3 खाली ऊपर चला जाएगा, 3 - 34 -10 टू द पावर -31 में आएगा ये। सोचो दिस इज सिग्निफिकेंट, बट दिस इज वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, दिस इज इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है ना, हमारा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए देयरफॉर हम लोग क्या समझेंगे यहां पे ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। माइक्रो मतलब छोटा है ना, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बट नॉट फॉर, बट इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए इनसिग्निफिकेंट होता है, बट छोटे पार्टिकल्स के लिए लाइक इलेक्ट्रॉन ये वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होता है, जो कि नैनोमीटर में आता है, 10 टू द पावर -9 सिग्निफिकेंट है। ये इतना कम है 10 to -31, ये वेव पता ही नहीं चलेगा है बोल के, ऐसा वाला मतलब है ना। तो दिस इज द डिफरेंस कि why de Broglie wavelength is applicable to small particles only, why it is not applicable to macro objects और large particles, उसका रीजन समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ये इसी एग्जांपल के थ्रू समझना था हमें। नेक्स्ट एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम डबल पॉजिटिव है ना, और एक प्रोटॉन है मतलब +1, ओके, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इसका भी एनर्जी दिया हुआ है, अभी मैंने बताया था, सबका एनर्जी दिया हुआ है, इसका K, इसका भी K, इसका भी K। इसका मास तो बहुत कम होता है,
इसका मास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब इसका मास होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन। और ये सिंपल मास ऑफ प्रोटॉन है ना, मतलब मैं लिख सकता हूं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद सबसे कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हिच ऑफ दिस पार्टिकल हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, हमें लैम्ब्डा का वैल्यू पता है, एनर्जी जब होता है तो h बाई रूट ओवर 2m के तो सेम हो गया है ना, सेम के अभी मैंने बताया था, सेम के हो गया तो लैम्ब्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ओवर m, तो जिसका सबसे ज्यादा है उसका लैम्ब्डा सबसे कम होगा, फिर प्रोटॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा, तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट होगा और इसका सबसे शॉर्टेस्ट होगा, है ना। ये सिंपल कंपैरिजन है कि हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि मास के हिसाब से, उसके लिए आपको मासेस पता होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। अल्फा का हमेशा गिवन रहेगा, हम अल्फा मतलब दैट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ऑलराइट, ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन और उसका सिंपल सा सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट। ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, राइट। रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन इज ओके दिस, मतलब बोला है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.813 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, और क्या बोला है, पार्टिकल इन मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट ऑफ इज इलेक्ट्रॉन, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कैलकुलेट पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल, हम लोगों को कैलकुलेट करना है मास ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, राइट। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, ये गिवन है हमें, दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, लैम्ब्डा ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा h बाई मास ऑफ द पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाई लैम्ब्डा इलेक्ट्रॉन में h बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एच तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये 1.813 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसको समझ लेते हैं, ये चला जाएगा ऊपर, ये नीचे, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ द पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैंसिल हो गया। 1.813 इंटू 10 टू द पावर -4, so mass of the particle is mass of electron by 1.813 into 10 to the power -4, जो कि अप्रोक्सीमेटली आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -9.1 नहीं, सॉरी, अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करके। दैट मीन्स दिस इज द प्रोटॉन, दिस इज द प्रोटॉन। सो ये वो प्रोटॉन है जिस पार्टिकल के बारे में हम लोग बोल कर रहे हैं। पार्टिकल का मास निकाल दिए और मास ऑफ द पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन के साथ सेम सेम दिखा, इसलिए हम लोग मास ऑफ द प्रोटॉन लिख दिए। जो भी आएगा हम उसी हिसाब से कर लेंगे। क्लियर है, ये सिंपल फॉर्मूला की बात होती है और कुछ नहीं। मैं बोला था इस चैप्टर में और कुछ है भी नहीं। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्ब्डा इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला 12.26 बाई रूट ओवर ऑफ बी गिवन इज 100 एंगस्ट्रॉम, सो इट विल बी 10 एंड इट इज गोइंग टू बी 1.226 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द लैम्ब्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल फॉर्मूला, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर डायरेक्टली। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका भी सिंपल सा चीज है। दिस इज गिवन बाई हेजनबर्ग। There is a scientist Heisenberg, right, given by Heisenberg. So it is also known as Heisenberg's uncertainty principle. वो क्या बोले थे, उन्होंने बोले कि we cannot determine the momentum and position of an electron simultaneously with 100% accuracy। मतलब
अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या कहीं भी है इलेक्ट्रॉन, मैं अगर उसका मोमेंटम मतलब वेलोसिटी निकालना चाहूं तो उसका पोजीशन का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। अगर उसका पोजीशन निकालना चाहूं तो उसका वेलोसिटी का मुझे पता नहीं चलेगा। बहुत सिंपल हो, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगा, एक साथ अगर पता करने की कोशिश करोगे तो दोनों कभी भी 100% सही नहीं होंगे, सब में थोड़ा थोड़ा एरर रहेगा। तो उन्होंने बोला कि लेट डेल्टा एक्स जो है उसको उन्होंने बोला एरर इन पोजीशन, पोजीशन में एरर है, या फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऐसे भी बोलते हैं कि पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि पोजीशन में क्या मतलब एरर है, क्या गलती है, इधर उधर होने की चांसेस क्या है, एरर। उसी तरह डेल्टा पी जो है उसको बोलते हैं एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम मेजर करने में, और अनसर्टेनिटी है ना, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऐसे बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। उन्होंने ये बोला कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का अगर एरर को मल्टीप्लाई करो तो उसका वैल्यू हमेशा h/4 पे से ज्यादा होगा। मतलब तुम अगर किसी एक को जीरो मान लो कि तुम पोजीशन पूरा मस्त बनाना चाहते हो, है ना, तो ये वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी होना पड़ेगा। इसको जीरो कर दोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक को अगर तुम एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो तो दूसरे में बिल्कुल मेजर ही कर नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। तो दोनों को एक साथ कुछ भी हम लोग 100% करेक्ट मेजर नहीं कर सकते। इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो डेल्टा एक्स ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा भी इज ग्रेटर देन h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई m। ये फॉर्मूला होता है जिसको कभी कभी यूज करते हैं हम लोग। ये एरर गिवन होगा पोजीशन में, वेलोसिटी में एरर निकाल सकते हो। एरर गिवन होगा वेलोसिटी में, पोजीशन में एरर निकाल सकते हो। सिंपल सा बात है कि एक साथ हम लोग दो चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते विथ 100% एक्यूरेसी। थोड़ी दोनों में थोड़ा थोड़ा एरर रहेगा और उस एरर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा h/4 पाई से ज्यादा होगा। उसको सॉल्व करके डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन h/4 पाई m, ये वाला फॉर्मूला हमारा आता है। सिंपल, क्लियर। यहां तक हमारा हो गया डुअल नेचर ऑफ मैटर, राइट। यहां तक एक्चुअली में खत्म हो गया हमारा कहानी। लेकिन इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके बुक में गिवन है, दैट इज योर डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, राइट। वो 2021 के लिए सिलेबस में नहीं है, बट आगे तो आएंगे ही, है ना, कभी ना कभी। तो मैं ये डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ। 2021 के लिए ये सिलेबस में नहीं है, आगे के लिए ये जरूरत पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूडेड है ना। ये डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है? डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट बेसिकली proves the wave nature of electron, proves the wave nature of electron। ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे, राइट। ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे डेविसन और जर्मर, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि ये प्रूव करना चाह रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। जैसे डी ब्रोगली कोई एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं थे, डी ब्रोगली ऐसे ही खुद ही मतलब मनमर्जी बोल दिए थे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है बोल के। तो ये लोग प्रूव करके बताए कि डेविसन एंड जर्मर ने कि हाँ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर सेटिस्फाइड हो रहा है ना। उन्होंने कैसे किया था, क्या किया था समझते हैं। उन्होंने एक सेटअप बनाया था। क्या सेटअप, ध्यान सुनो। एक फिलामेंट लिए, फिलामेंट मतलब जिसको गर्म करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सिंपल सी बात है। बैटरी लगाए हैं क्योंकि गर्म करना है, ओके। अब उस फिलामेंट को एक कैथोड और एक एनोड में रखें। ऐसा क्यों रख रहे हैं? उसको इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं क्योंकि फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इधर उधर निकल जाएगा। तो अगर कैथोड एनोड ऐसे कर दो ना तो वो मस्त एक लाइन में निकलेगा। जैसे दिख रहा है आपको, ये एनोड में देखोगे यहाँ पे जो गैप बना है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सीधा सीधा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसीलिए इसको बुलाता है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैथोड एनोड इसीलिए दिए ताकि इलेक्ट्रॉन एक लाइन में निकले, इधर उधर ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट, कैथोड एनोड लिए हैं तो उसको भी तो बैटरी देना पड़ेगा, बैटरी दे दिए और उस बैटरी को वेरिएबल वोल्टेज लगाए हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन का स्पीड मैनेज कर सकें। अगर हम ज्यादा वोल्टेज देंगे तो वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड में जाएंगे,
है ना, कम वोल्टेज देंगे तो कम स्पीड में जाएंगे, तो इसीलिए बस, और कुछ नहीं, पार्ट ऑफ द सेटअप। नीचे एक निकल क्रिस्टल लिया गया, और ये निकल क्रिस्टल कोई साधारण निकल क्रिस्टल नहीं है। इसमें जो क्रिस्टल प्लेन्स हैं, किसी भी चीज में क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं, जैसे कि एक क्रिस्टल बनाए ना तो 1 2 3 ऐसे प्लेन्स होंगे। इसके जो क्रिस्टल प्लेन्स है ना वो ऐसे डायगोनली, आप देख रहे होगे यहाँ पे मार्क हुआ है ना, ये सब जो मार्क हुआ है यहाँ पे, दैट इज द क्रिस्टल प्लेन्स आर प्रेजेंट डायगोनली। ओके, डायगोनली क्रिस्टल प्लेन्स प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, ये देखो डायगोनली क्रिस्टल प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, आप इसके बारे में टेंशन मत लो। इलेक्ट्रॉन आया गिरा, है ना, इलेक्ट्रॉन आया गिरा और यहां से डिफ्रैक्शन हो गया, मतलब डिफ्लेक्ट करके चला गया। जहां गया वहां पे हम लोग एक डिटेक्टर लगा दिए, यहां पे एक डिटेक्टर लगा दिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको पढ़े, उसको समझे, है ना। ओके, और वो डिटेक्टर ऐसे एक सर्कुलर स्केल में घूमेगा। दिस इज ए सर्कुलर स्केल, दिस इज ए सर्कुलर स्केल। इस मतलब एंगल में घूम रहा होगा, है ना, कितना एंगल में आ रहा है, कितना एंगल में आने वाला इलेक्ट्रॉन का क्या कहानी है, ये डिटेक्टर हमें बताएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्रैक्ट होकर अलग अलग एंगल में जाएंगे ना, ऐसे, है ना, अलग अलग एंगल में जाएंगे, तो ये सारे एंगल में घूम घूम के डिटेक्ट करेगा। ठीक है ना, एंगल ये सब थीटा बीटा फाई पे डिटेक्ट कर दिया। अब समझते हैं क्या कहानी है। पहला चीज, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ग्राउंड, it is made to fall on a nickel crystal cut along the cubical axis at a particular angle, है ना। ये अपने क्रिस्टल एंगल को एक पर्टिकुलर एंगल में हिट किया, सिंपल सी बात है। दूसरे में बोला गया कि जैसे ही हिट किया तो वो स्कैटरिंग हुआ, एंड द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर व्हिच कैन बी रोटेटेड एट एनी एंगल। डिटेक्टर से डिटेक्ट किया हम लोग जो भी निकल रहा था, है ना। निकल क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन आके गिरा, और वो इलेक्ट्रॉन जब डिफ्रैक्शन होकर निकला, तो जब इलेक्ट्रॉन जाके निकले तो वहां पे डिटेक्टर था, दो डिटेक्टर के डिटेक्ट कर रहा था कि कौन सा एंगल में आने वाला इलेक्ट्रॉन कैसा लग रहा है मुझे, या क्या कहानी है उसका। ठीक है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी वैरीड बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। मैंने बता दिया, जो भी वोल्टेज दिए हैं हमें, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका स्पीड मैनेज कर सकते हैं हम लोग, है ना, कितना स्पीड में छोड़ना है, वही बोल रहा है एनर्जी बोल के। नेक्स्ट, इंटेंसिटी। हाँ, ये एक मजेदार ऑब्जर्वेशन है कि जो यहां से निकला स्कैटर्ड, ये स्कैटरिंग हो गए, ये स्कैटर्ड बीम है, यहां से जो स्कैटर्ड बीम निकला उसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मैक्सिमम था वो 50 डिग्री और 54 वोल्ट में मैक्सिमम नजर आया। ये ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने सारे एंगल, सारे वोल्टेज को लेके इंटेंसिटी स्टडी की, और उन इंटेंसिटी में उनको पता चला कि थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री और वोल्टेज इक्वल्स टू 54 वोल्ट में, है ना, जो इंटेंसिटी आ रहा है वो इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रहा है। द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने ये वाला ट्रिक लगाया, थीटा फाई, थीटा दो एंगल, वहां से फाई का वैल्यू कैलकुलेट किए तो आ गया 65 डिग्री। और ये जो लैटिस स्पेसिंग है, मतलब दो के बीच में, है ना, डी, ये लैटिस स्पेसिंग जो है वो होता है 0.91 निकेल के लिए। ये सब डाटा है, ये सब आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बट डाटा याद रख लो तो अच्छी बात है एग्जाम में, है ना। तो थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 65 डिग्री, और निकेल क्रिस्टल के अंदर जो डी का वैल्यू होता है वो होता है 0.91। अब एक डिफ्रैक्शन का लॉ है, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, ठीक है, वो बोलता है डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज ब्रैग्स इक्वेशन। ये कहीं पे काम नहीं आता है, बट इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने इसका यूज किया था। ये बोलता है कि जब कभी भी कोई वेव का डिफ्रैक्शन होगा तो ये तो वैलिड होगा ही होगा कि 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, ये वैलिड होगा ही होगा जब भी हम लोग कोई भी वेव का डिफ्रैक्शन करवाते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसके लिए ये वैलिड होना चाहिए। चलो उसके लिए वैलिड करवा दिया, उसके लिए वैलिड करवा दिया, थीटा का वैल्यू डाल दिया 65 डिग्री, डी का वैल्यू डाल दिया ये, है ना, एन का वैल्यू डाल दिया 1 और लैम्बडा का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। तो कितना आया 1.65 एंगस्ट्रॉम। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन अगर कोई भी वेव डिफ्रैक्शन करता तो इतने एंगल के लिए
उसका जो लेमड़ा का वैल्यू आया वो इतना आया, है ना। अब डी ब्रोगली ने इक्वेशन दिया था, क्या इक्वेशन दिया था ना, लेमड़ा इक्वल्स टू क्या बोला था, याद करो, इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था 12.26 बाई रूट ओवर ऑफ भी। तो यहां पे 12.26 बाई रूट ओवर भी का वैल्यू कितना है, 54 वोल्ट, रूट 54 डालो, इतना एंगस्ट्रॉम। तो ये भी सॉल्व करके 1.65 एंगस्ट्रॉम ही आता है ना। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि सिंस मेरा अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ जितना वेवलेंथ आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन भी उतना ही वेवलेंथ आ रहा है। इसका मतलब जो बात डी ब्रोगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विथ ए वेव एंड दैट वेव हैज सम वेवलेंथ, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो सब कुछ सही है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव्स एज ए वेव। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट और प्रूव है। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रॉन गन बनाया गया। इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से आएगा उसको हम लोग वैरी कर सकते हैं। वो आके गिरा निकेल क्रिस्टल के ऊपर। निकेल क्रिस्टल का जो क्यूबिकल प्लेन है उनके बीच में कुछ कुछ स्पेसिंग है, वहां से वो डिफ्रैक्शन हुआ। डिफ्रैक्शन होकर जो भी इलेक्ट्रॉन गया, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम, उनको एक डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया अलग अलग एंगल पे, अलग अलग वोल्टेज पे। फिर देखा गया कि इनका जो कॉम्बिनेशन था 50 डिग्री और 54 वोल्ट, ये डाटा पे जो इंटेंसिटी आया था वो मैक्सिमम आया था, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसी वाले डायरेक्शन में स्कैटर हो रहे थे। तो उन्होंने ये वाला डाटा को लिया और उन डाटा को लेके उन्होंने एक डाटा को पुट किया ब्रैग्स इक्वेशन में, जिसमें वो लोग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट किए अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन, है ना, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। और डी ब्रोगली के इक्वेशन से फिर हम लोग लैम्बडा का वैल्यू कैलकुलेट किए व्हिच इज 12.26 बाई रूट ओवर भी। तो दोनों जगह से जब कैलकुलेट किए तो देखिए वेवलेंथ का वैल्यू सेम आ रहा है, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए वेव। क्लियर है बच्चों? तो जब भी ये एक्सपेरिमेंट पूछे तो आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, और जो भी डाटा लिखा है, जो भी मैं बॉक्स बनाया हूं, वो डाटा आपको याद होना चाहिए, तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और बाकी सारे कैलकुलेशन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वाला सेक्शन हमारा खत्म हो गया, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। तो डुअल नेचर चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दो, एक बार रिवीजन कर लेने, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और इसको भूलना नहीं है। क्या क्या क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर का देख लेंगे हम लोग, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद फिर एग्जाम फोड़ के आना है। क्लियर है बच्चों? तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इसी के साथ आज का क्लास भी हम लोग खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पहले वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करो और शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को पढ़ने का मौका मिले। ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ आज का क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।